आज का जो हमारा विषय है कि बौद्ध और अबौद्ध परिवार में जो लड़कियां बड़ी हो रही है उसके विकास में क्या अंतर होता है। जो बौद्ध परिवार में जब लड़कियां बड़ी होती है, मीन्स छोटे से बड़ी होती है, ग्रो होती है, तो वो कैसी होती है, और अबौद्ध परिवार में जो लड़कियां बड़ी हो रही है उसमें क्या अंतर है। तो हम आज देखेंगे कि जो आज का विषय है उसमें अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में अगर लड़कियां हैं या महिलाएं हैं तो आप उनको अपने साथ बिठा दे तो उनको थोड़ा सा ज्यादा जानने को मिलेगा। तो बौद्ध परिवार में जो लड़कियां बड़ी हो रही है उसके बीच में और अबौद्ध परिवार में क्या अंतर होता है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बौद्ध और अबौद्ध दोनों समुदाय में लड़कियां देश में रहती है, और उनके व्यक्तित्व में, उनके आत्मविश्वास में, शिक्षा, करियर में क्या अंतर होता है। यह अंतर उनकी धार्मिक जो मान्यताएं है, पारिवारिक संस्कार होते हैं और सामाजिक जो व्यवस्था होती है उनसे उत्पन्न होता है। तो हम आज देखेंगे कि बौद्ध जो धर्म है उनके क्या मूलभूत सिद्धांत है, अबौद्ध परंपरा में रहते हुए उनके ऊपर, लड़कियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों के बीच के प्रमुख अंतर हम देखेंगे, वास्तविक उदाहरण और केस स्टडी भी देखेंगे, और लड़कियों के समग्र विकास, उनका जो व्यक्तित्व है उसके लिए सुझाव भी साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म में हम देखते हैं कि सबसे पहले सिद्धांत है वो समानता का सिद्धांत है। मीन्स लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लिंग जाति का कोई भेदभाव ही नहीं है। लड़का है घर में या लड़की है, दोनों को एक समान रूप से उसको बड़ा कर रहे हो। जो फैमिली होती है वो एक समान रूप से उसको तवज्जो दे रहे, उसको जो प्रेफरेंस मिल रहा है फैमिली में वो लड़के को भी उतना ही मिलता है जितना लड़की को मिलता है। मीन्स दोनों में एक समान ग्रो उसकी हो रही है। हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में जब तथागत बुद्ध है वो जब अपनी माता है महाप्रजापति भिक्षुणी गौतमी को, वो सबसे पहले उनको धम्म दीक्षा देते हैं और वो भिक्षुणी बनती है। तो तथागत बुद्ध से ही 2600 वर्ष पहले ही उनके साथ में 500 भिक्षुणियां बनती है। तो हम देखते हैं कि जब भिक्षु बनते हैं तो भिक्षुणियां भी बनती है, उनके भिक्षु के भी विहार होते, भिक्षुणी के भी विहार हमें मिलते हैं। तो पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं कि भिक्षुणियों के भी विहार होते थे। हम देखते हैं कि धार्मिक धर्म ग्रंथ है उसमें बुद्धिज्म के अलावा कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है कि वो कोई भी ग्रंथ लिख सकता है। जबकि हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में जो भिक्षुणियां है वो ग्रंथ लिखती है, और उसको धम्म ग्रंथ में उनको एक जगह भी मिलती है। मीन्स त्रिपिटक का एक भाग है जो भिक्षुणियां लिखती है। तो बुद्ध के समय से महिलाओं को अधिकार बुद्धिज्म में मिल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। बुद्धिस्ट जो मठ होते हैं उसमें भी लड़का और लड़कियों को, मीन्स भिक्षु और भिक्षुणियों को एक समान अधिकार मिलता है। तो इसका ये हम देखते हैं कि बहुत लड़कियां है
वो बचपन से ही समानता का भाव लेके विकसित हो रही है। उसको फैमिली में इम्पोर्टेंस मिल रहा है, जितना लड़के को मिल रहा है उतना ही लड़की को भी इम्पोर्टेंस मिल रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि बौद्ध जो लड़कियां हैं उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपना जो विचार है उसके ऊपर हमें नियंत्रण आना चाहिए। कैसे नियंत्रण आता है, तो वो बचपन से ही मेडिटेशन करती है, आनापान करती है, विपश्यना करती है। बच्चों के लिए भी सेशंस होते हैं और वो अपने विचारों को नियंत्रित धीरे धीरे कर लेते हैं, करना सीख रहे होते हैं। तो बचपन से ही वो मेडिटेट करते हैं और मन के ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा मीन्स कंट्रोल करना सीखते हैं। इसकी वजह से विपश्यना और आनापान सती करने से उनके जो भावनाएं है उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल होता है। वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। वो क्या है, वो क्या बनना चाहता है या क्या बनने चाहती है, वो सब कुछ वो मेडिटेशन से थोड़ा थोड़ा वो मीन्स अपनी थिंकिंग लेवल को बढ़ा पा रही है और वो सीखती है। और उसमें तनाव कम होते हैं मेडिटेशन की वजह से। ये तो साइंटिफिक रीजन है कि मेडिटेशन करने से जो बच्चों में तनाव आते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। तो इसकी वजह से उसके तनाव में भी कमियां आती है। वो अपने ऊपर सेल्फ जागरूकता लाती है, वो सेल्फ अवेयरनेस ला पाती है कि वो अपने लाइफ में क्या बनना चाहती है, उसका गोल क्या है, भविष्य में वो क्या करना चाहेगी। तो ये जो बहुत लड़कियां हैं ये कर पाती हैं। इसके क्या लाभ होते हैं, तो वो है वो अपनी लाइफ में आत्मविश्वास पाती है। मीन्स उसको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। वो उस उसके लाइफ में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी जो मेंटल लेवल है उसमें भी स्थिरता आती है। तो ये सब करने से इसमें इसको ये लाभ हो रहे हैं कि जो मेडिटेशन करती है, बौद्ध परिवार से आती है, रोज बुद्ध वंदना करती है, पंचशील का पालन करती है, तो इसके लाभ इसको धीरे धीरे मिलने लगते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगी तो जो बुद्धिस्ट लड़कियां हैं उसमें करुणा और दया अपने आप धीरे धीरे आने लगती है, क्योंकि वो पंचशील का पालन करती है। वो सभी प्राणियों के प्रति समान भाव देखती है। वो हिंसा का कम उपयोग करती है, या तो त्याग करती है या तो कम उपयोग करती है। शाकाहारी जीवन शैली अपनाती है और दूसरों को हेल्प करने की भावना उसमें अपने आप आने लगती है। तो बौद्ध लड़कियां हैं वो अधिक दूसरों की तुलना में, अबौद्ध लड़कियों की तुलना में वो ज्यादा संवेदनशील होती है और ज्यादा सहानुभूति पूर्ण बनती है। और जब हम कभी कभी ये देखते हैं कि कोई कोई बड़े लोग ऐसे बात करते रहते हैं कि जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो वो बच्चे हैं वो बड़े होके कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैंने अपनी मीन स्टडी से और देखा है कि बुद्ध भी अपने जीवन में बहुत संवेदनशील थे। जब हम हंस वाला उनका इंसिडेंट देखते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव है। बुद्ध अपने जीवन में बचपन से ही सेंसिटिव दिखते हैं। और पानी का विग्रह होता है, जब वोटिंग होती है तब भी बुद्ध के लाइफ में हम संवेदना देखते हैं। तो जो संवेदनशील होते हैं बच्चे, तो वो ज्यादा सबको समझते हैं।
और इसका लाभ उसके उसे अपने लाइफ में मिलता है। जब हम देखते हैं कि जो अबौद्ध परिवार है वो उसके लाइफ में क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जो अबौद्ध परिवार है उनकी जो लड़कियां है जो बड़ी हो रही है, तो उसके ऊपर विवाह के लिए दबाव बनता है। जब वो एक एज पार कर लेती है, तब उसके फैमिली में सब जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो लोग एक एज होने पर 18 से 22 तक होती है लड़कियां, तो लड़कियों के ऊपर या तो फैमिली के ऊपर, अगर वो फैमिली भी जागरूक है कि नहीं मुझे तो मेरी लड़की को पढ़ाना है या कुछ बनने देना है, तो फैमिली का जो और सदस्य होते हैं वो उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि अब तो लड़की की एज हो गई है, अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, अपना संसार बसा लेना चाहिए और उसको गृहस्थी में पड़ जाना चाहिए। तो जो अबौद्ध परिवार होते हैं उसमें करियर से पहले विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। मीन्स वो लोग सोचते नहीं है कि अभी तो लड़की पढ़ रही है, अभी उसको अपनी लाइफ में सेटल होना है, अभी उसको लाइफ में अपनी कैरियर बनानी है, या उसको एक प्रॉपर जॉब मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो वो अपनी लाइफ को जी पाए, उसको सेटल कर पाए, या उसके पर मीन्स इन फ्यूचर उसको कुछ दिक्कत आए तो अपना जीवन निर्वाह कर पाए। ऐसा जो अबौद्ध परिवार है उसमें कम दिखता है, ये जागरूकता कम होती है। तो ये विचारधारा होने के कारण उसकी करियर में और उसकी शिक्षा में रुकावट आ जाती है। कभी कभी शादी होने पर वो लड़की है उसकी पढ़ाई रुक जाती है, पढ़ाई रुक जाती है तो उसका पढ़ाई रुकने से उसका करियर भी बन नहीं पाता। जब या तो उसकी शादी होती है या तो शादी नहीं होती है, फिर भी उस अवध परिवार है उसमें एक माहौल ऐसा होता है कि लड़कियों के ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लड़कियां अवध परिवार में होती है उसके ऊपर जो घरेलू जो कामकाज होता है उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि तू तो लड़की है, तुझे तो ये सीखना ही पड़ेगा, घर का कामकाज तुझे सीखना पड़ेगा, तुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा, मम्मी को रसोई में सहायता करनी पड़ेगी, तुझे रसोई भी संभाल लेनी पड़ेगी। अगर उसके परिवार में छोटे भाई बहन हैं तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी ये बच्चियों के ऊपर आ जाती है। तो वो पढ़ाई पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है और अपने भाई बहन के ऊपर उसको ध्यान देना पड़ता है, उनको संभालने के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और घरेलू जो कामकाज होते हैं उसके ऊपर उसको ज्यादा समय देना पड़ता है, तो वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाती है। उसकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है तो वो इन फ्यूचर अपने कैरियर भी ठीक से बना नहीं पाती है। और ऐसा भी दिखाई देता है कि उसको जो घर घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उसकी भी सेवा करनी है, तो मीन्स पूरा देखते हैं तो जो बच्चियां हैं वो ये सब कामकाज में, घर के कामकाज में, रसोई में, झाड़ू पोछा करने में, ये सब में अपना समय बर्बाद करती है, तो उसे स्टडी पे कम ध्यान देना होता है और इसलिए वो जो उसका करियर है वो करियर ओरिएंटेड कम रहती है और इतनी अच्छी से पढ़ाई कर नहीं पाती। आगे हम देखते हैं तो जो अवध परिवार है उसमें जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उसके ऊपर भी उसको ज्यादा दबाव बना रहता है। जैसे हम देखते हैं तो उसके ऊपर
रोजाना पूजा करने जाना है, ये करना है, वो करना है, मीन्स मंदिर जाना है, या ऐसा कुछ भी कोई भी दूसरा परिवार होता है, तो उसके ऊपर जो उसकी धार्मिक परंपराएं होती है वो बनी रहती है, और जो जो घर का माहौल होता है उसकी वजह से उसको वो सब करना पड़ता है। जैसे व्रत उपवास भी उसको करना पड़ता है, जैसे घर में सब लोग करते हैं तो उसको भी करना पड़ता है। या तो कोई कोई ऐसे व्रत उपवास भी ऐसे आते हैं कि जो स्पेशली लड़कियों के ऊपर बने होते हैं, तो वो तो उसको भूखे रहकर करना पड़ता है, तो वो भूखी रहती है। जब वो भूखी रहती है तो उसके भूखे रहने से उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ता है, और जो उसकी पढ़ाई होती है वो ठीक से याद नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से उसको याद रखने में दिक्कत होती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो करने से भी उसकी पढ़ाई में रुकावट आती है। जैसे हम देखते हैं कि बौद्ध परिवार में व्रत उपवास होते नहीं है, उपोषित होते हैं, लेकिन उपोषित है उसकी प्रक्रिया ही अलग होती है, उससे कोई शरीर में कुछ डैमेज नहीं होता है, या कुछ ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है जिससे बच्चों के ऊपर कुछ विपरीत प्रभाव पड़े, या बच्चों को कुछ फिजिकली उसके ऊपर कुछ तकलीफ हो। जब अबोध परिवार में ज्यादातर हम देखते हैं कि एक मंथ में कोई ना कोई व्रत या त्योहार या ऐसा कुछ आता ही रहता है। जब त्योहार आते हैं या व्रत उपवास आते हैं, तब उसकी तैयारियां भी बच्ची को करनी पड़ती है, और फैमिली में माहौल वो होता है तो उसका समय भी बिगड़ता है, वो त्योहारों की तैयारी में पड़ जाती है। वो सब भी उसकी स्टडी में और उसके जीवन में उसका समय है वो खाली जाता है, और वो उसका जो ध्यान होता है उसको जो करना है अपनी लाइफ में, तो वो समय उसका बर्बाद होता है, और उसे जो करना है वो कर नहीं पाती है। तो ये सब उसके करियर में इफेक्ट करता है, उसकी स्टडी में इफेक्ट करता है। जो लड़कियां होती हैं उसका शारीरिक वो होता है मासिक धर्म आने से, जो अबौध परिवार है उसमें कुछ ऐसे रीति रिवाज है कि उसकी वजह से मासिक धर्म के दौरान उसके मीन्स उसको दूसरे फैमिली से अलगाव रहना पड़ता है, मीन्स दूसरे फैमिली मेंबर से उसे दूर रहना पड़ता है। वो बाहर नहीं जा पाती है, या तो कुछ कर नहीं पाती है, सबसे मिल नहीं पाती है। तो ये मासिक धर्म के दौरान उसके ऊपर ये जो 4-5 दिन होते हैं उसके महीने के, तो वो सारा 4-5 दिन उसके मैं उसके मीन्स जो बॉडी पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन वो सबसे मिल नहीं पाती है, कहीं जा नहीं पाती है, कभी कभी होता है स्कूल नहीं जा पाती है, कॉलेज नहीं जा पाती है, कहीं भी किसी को मिल नहीं पाती है, तो वो सब उसको मेंटली इफेक्ट पड़ता है, दूसरों से उसको दूर रखा जाता है, तो ये सब इफेक्ट उसके बॉडी पे पड़ते हैं। जबकि हम देखते हैं कि बहुत परिवार में ऐसे कुछ रीति रिवाज नहीं है, सरल प्रथाएं है, एकदम सरलता से बुद्धिज्म में जो कुछ होता है लड़कियों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, और कोई भी मासिक धर्म के दौरान भी कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है, किसी को भी मिल सकती है, अपना स्टडी करती है, और आराम से वो अपने जो 4-5 दिन है उसको अच्छी तरह से वो पास करती है। सिर्फ क्या होता है उस समय दौरान उसको थोड़ा रेस्ट की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो कर लेती है। तो इस तरह से बौद्ध परिवार और अबौद्ध परिवार में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। हम देखें तो बौद्ध और अबौद्ध परिवार के लड़कियों के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो
बहुत परिवार की लड़कियां है, उसकी जो शिक्षा होती है उसमें जो स्नातक लड़कियां है उसकी हम परसेंटेज गिने तो 95% बहुत लड़कियां है वो स्नातक तक पहुंच पाती है, मीन्स ग्रेजुएशन कर लेती है। वो 95% रेशियो है। जबकि और बहुत लड़की है उसका जो ग्रेजुएशन लेवल है वो 65 तक सीमित है। जब हम देखते हैं कि बहुत परिवार है उसकी जो लड़कियां है वो कितना अ, अ, आत्मविश्वास से जीती है, तो वो अपने जीवन में बहुत एकदम उसका आत्मविश्वास है और उसका जो लेवल है वो बहुत ऊंचा होता है। जबकि बहुत परिवार में उसको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा नीचे रहता है। बौद्ध परिवार से अबौद्ध परिवार का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा नीचे रहता है। करियर देखे तो बौद्ध परिवार में करियर लेवल बहुत अधिक होता है। वो करियर ओरिएंटेड ही होते हैं, उसको फैमिली में एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि वो बचपन से ही इतनी करियर ओरिएंटेड होती है, या तो उसके बचपन से ही वो अपना लक्ष्यांक बना लेती है कि मुझे तो बड़े होकर ये बनना है, या तो डॉक्टर बनना है या तो साइंटिस्ट बनना है, जो भी उसके माइंड में चलता है, उसकी जो इंटरेस्ट लेवल है उसको जो बनना है वो पहले से ही करियर ओरिएंटेड होती है और वो बहुत ऊंचे लेवल पे होता है। जबकि अबौध परिवार में ये लेवल थोड़ा मध्यम रहता है, इतना करियर ओरिएंटेड लड़कियां नहीं रहती है, पढ़ती है थोड़ा चल जाता है। तो बहुत लड़कियां हैं उसकी विवाह की जो आयु है वो 25 से 30 वर्ष की रहती है, क्योंकि वो पढ़ाई करती है, पढ़ाई के बाद अपना करियर बनाती है और बाद में वो सोचती है। और ऐसा भी कभी होता है कि जो बहुत लड़कियां हैं वो अपना जीवन साथी है वो सामने वाला बहुत हो, ऐसा ही वो अ, इतनी वो ऐसा इच्छती है कि अपनी सामने वाला जो पात्र है वो भी बहुत हो, तो दोनों में जो तालमेल होता है वो अच्छी तरह बैठ सके। इसलिए उसकी आयु है वो 25 से 30 औसतन होती है। जबकि अबौध परिवार में जो लड़की की आयु होती है वो 20 से 25 वर्ष की होती है और इसके बीच में वो अपना परिवार बना लेती है। हम देखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता कैसी होती है। जो बहुत परिवार है उसकी जो लड़कियां है वो 85% आर्थिक स्वतंत्र होती है, मीन्स अपना अपनी कमाई कर लेती है। वो 85% बहुत ज्यादा, बहुत बड़े आंकड़े हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करके अपना जॉब लेती है या तो अपना बिजनेस करती है, या मीन्स वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है। उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, या अपने आप कमाती है तो वो अपने निर्णय खुद लेती है, वो अपनी चॉइस से जीती है। उसकी अपनी इच्छाएं होती है वो पूरी करती है। उसको जो लाइफ में बनना है वो बनती है, उसको जो करना है वो करती है। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि जो मेल है, जो पुरुष है, उसके समकक्ष जो महिलाएं, बहुत महिलाएं हैं, वो थोड़ा अपना जीवन है बहुत अच्छी तरह से जी सकती हैं। जबकि हम देखते हैं कि अबौध परिवार में जो लड़कियां होती है उसके आर्थिक स्वतंत्रता हम देखते हैं तो 45% है। मीन्स 50 से भी कम है जो लड़कियां कमा लेती है। मीन्स वो अपने पाँव पे खड़ी है, या तो कुछ अपना कमा लेती है और अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, अपनी इच्छा से वो खर्च कर सकती है या तो अपनी इच्छा से जी सकती है। मीन्स हम देखते कि 50% से भी कम जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो कमा नहीं रही है, तो उनका जीवन कैसा होगा इसका हम कल्पना करते हैं कि वो कैसे जीती होगी। उसको जब वो स्वतंत्र नहीं है, आर्थिक स्वतंत्र नहीं है, तो जब वो जीती है तो उसको अपने खर्च के लिए
दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य हम देखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जो बहुत परिवार की लड़कियां होती है वो बहुत, उनका मानसिक स्वास्थ्य दूसरों की तुलना में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो उसका जो लेवल होता है वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो पढ़ती है, लिखती है, उसके विचार एकदम फ्रीडम वाले होते हैं। वो अपनी कमाई करती है, वो अपने विचार रख सकती है, मानसिक रूप से स्वतंत्र है, अपने अपने जीवन के जो निर्णय है वो खुद करती है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज्यादा है। तो मेंटली फिर वो बहुत अच्छी तरह से जीती है। जबकि हम अबौध परिवार में देखते हैं तो ये औसतन थोड़ा कम रहता है, मध्यम रहता है। जब तुलना करते हैं हम बौद्ध परिवार की तो उससे कम रहता है। जब हम देखते हैं कि बौद्ध परिवार में जो लड़कियां होती है उसकी नेतृत्व कैसा होता है, तो बौद्ध परिवार में जो लड़कियां होती है उसकी नेतृत्व के गुण अपने आप उनमें धीरे धीरे विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, वो पढ़ाई करती है, वो अपने इतना पढ़ाई करती है। हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं तो पढ़ाई हमें खुद में मिलती है, तो हम पढ़ाई करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, पीएचडी लेवल पे भी जाती है लड़कियां। तो उसका जो नेतृत्व का गुण है वो बहुत प्रबल होता है। जबकि अबौद्ध परिवार में वो नेतृत्व के गुण उनमें कम दिखते हैं। विस्तृत से देखें तो जो बौद्ध परिवार है उसमें शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। मीन्स जैसे बाबा साहब अपने जीवन में इतना अच्छा पढ़ के इतनी सारी डिग्रियां लेके हमारे लिए बहुत कुछ करके जाते हैं, तो हम सब बाबा साहब के बच्चे हैं। तो हमें बचपन से ही शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे फैमिली में मिलती है। मीन्स पढ़ाई करना है, यही आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि आपको सबसे अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो सबसे पहली लाइफ में प्राथमिकता उसको ही दी जाती है कि आपको पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। दूसरा देखें तो बौद्ध परिवार में लड़का और लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है, जेंडर बायस नहीं होता है। बुद्धिस्टों के घर में हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री को समानता मिलती है। तो इसी तरह फैमिली में जो लड़का और लड़की होती है उसके बीच में भी भेदभाव नहीं होता है। मीन्स कभी कभी हम देखते हैं कि अबौध परिवार में ऐसा होता है कि जो लड़का होता है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लड़की होती है वो गुजराती मीडियम में पढ़ती। मीन्स जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो क्षेत्र के जैसे हिंदी में हिंदी क्षेत्र है तो लड़की हिंदी में पढ़ती होगी, लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता होगा। तो ऐसा जो बौद्ध परिवार है उसमें ऐसा नहीं होता है। दोनों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलती है, दोनों के बीच में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है। जब लड़कियां होती है तो उसको भी लड़के की तरह ही उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलता है। घर में उसको अलाउड मिलता है कि तुझे जो भी पढ़ना है, तुझे जो भी उच्च शिक्षा लेनी है, मास्टर्स करना हो, उससे आगे की पढ़ाई करना है, तो या तो तुझे विदेश पढ़ने जाना है, फॉरेन जाना है पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए भी बौद्ध परिवार है वो उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे लड़के को करते हैं, उसी तरह से लड़की को भी जितनी भी पढ़ाई करनी है उसके लिए उसको अलाउड किया जाता है और उसके लिए उसको फैसिलिटी दी जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़की को पढ़ने के लिए एक ऐसा भी प्रावधान है कि हमें आगे की स्कॉलरशिप भी मिलती है तो उसके भी लाभ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जापान जैसे जो देश है वो बुद्धिस्टों को आगे पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप देते हैं। तो जो बौद्ध परिवार है उसमें
ये सब फैसिलिटी मिलती है, तो वो उससे वाकिफ होते हैं, तो वो लड़कियों को भी बाहर पढ़ने भेजते हैं। जैसे लड़के को भेजते हैं उसी तरह से लड़की को भी बाहर पढ़ने भेजते हैं। जबकि हम देखते हैं कि जो अबौध परिवार है उसमें आ, देखते हैं कि जब वो पढ़ाई कर रही है, लड़की पढ़ाई कर रही है, उसकी शादी की बात आने लगती है। और कभी कभी होता है कि उसकी शादी जल्दी हो जाती है। शादी हो जाती है तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है, पढ़ाई बंद हो जाती है, उसकी शिक्षा बंद हो जाती है। और वो आगे कुछ कर पाती नहीं है। अब तो परिवार में हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में डिफरेंशिएशन होता है, भेदभाव होता है। लड़कों को ज्यादा सुविधाएं मिलती है, लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जबकि लड़की को तो बोल दिया जाता है कि तुझे तो क्या करना है, शादी करनी है, अपने घर जाना है, तू पढ़ाई नहीं करेगी तो चलेगा। लड़का है तो तुझे पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके तुझे घर संभालना है, माँ बाप को संभालना है, तो तू अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है। नौकरी में भी लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है। और आगे विदेश पढ़ने के लिए भी लड़कों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। मीन्स ये भेदभाव हम देखते हैं बहुत, और अबौध परिवार में ये भेदभाव हम देखते हैं। जब हम देखते हैं कि जो अवध परिवार है उसमें आर्थिक बाधाएं भी लड़कियों को आती है, उसके पढ़ाई के लिए खर्च करने के लिए परिवार इतना कुछ नहीं करता है, या तो उसको प्राथमिकता ही नहीं दी जाती है कि उसकी पढ़ाई के लिए हमें आर्थिक इतना खर्च करना है। तो लड़की को मीन्स लड़की के पढ़ाई के लिए इतना खर्च करना है, वो उन लोगों की मानसिकता ही नहीं होती है कि लड़की के लिए भी हमें इतना खर्च करना है, उसको भी पढ़ाना है, उसको भी जॉब करनी है या तो अपना बिजनेस करना है, और उसके जो आर्थिक रूप से वो अपने पैर पर खड़ी होगी, इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है जितना बौद्ध परिवार में दी जाती है। हम देखते हैं कि लड़कियों के ऊपर अवध परिवार में सामाजिक दबाव बहुत होते हैं। मीन्स अगर वो शादी करके गई, उसको अभी पढ़ना है, लेकिन जो उसके ससुराल वाले हैं उसको पढ़ाई या तो करने नहीं देते हैं। अगर लड़की पढ़ाई करना भी चाहती है, अगर वो करती भी है किसी ना किसी तरह ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर, या एक्सटर्नल होके वो अपनी पढ़ाई करती है, तो फिर आगे उसको जॉब करने की या बिजनेस करने की या आर्थिक स्वतंत्र होने की उसको फ्रीडम नहीं मिलती है। और उसको बोला जाता है कि तुझे तो अब घर संभालना है, तुझे गृहस्थी संभालनी है, तुझे अपने सास ससुर को संभालना है, अपना फैमिली संभालना है, और तुझे कहीं भी जॉब करने की जरूरत नहीं है। तू अपना बस घर संभाल, इतने में भी उसको रोक दिया जाता है। वो अपने घर से बाहर निकल नहीं पाती है, उसकी मानसिक स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है। मीन्स घर में रह के वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पाती। तो सामाजिक दबाव है उसके ऊपर, लड़कियों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो सामाजिक दबाव प्रेशर में आ जाती है, तो कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाती है। कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा भी कदम उठा लेती है जो उसको अपनी लाइफ में नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि शादी के बाद लड़कियों की परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है। कई कई जगह पे हम ऐसा भी देखते हैं कि उसको ससुराल में उसके ऊपर बहुत अत्याचार भी किए जाते हैं, और वो कभी कभी अपना जीवन भी दे देती है। तो इ- इतने सारे उसके ड्रॉबैक्स है। जो लड़कियां बहुत परिवार में होती है उसकी मानसिक तनाव लेवल ही बहुत खराब हो जाते हैं, और वो अच्छी तरह जी नहीं पाती। आगे हम देखते हैं तो जो बहुत लड़कियां होती है
उसके जो आत्मविश्वास और उसका जो व्यक्तित्व है, वो कोई और लेवल का ही होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बहुत लड़कियां होती है वो स्वाभिमानी होती है, वो इतनी स्वाभिमानी होती है, वो अपने निर्णय स्वतंत्र लेती है। उसके उसके मीन्स कैरेक्टर में और व्यक्तित्व में ऐसा हम देखते हैं कि वो अपनी निर्णय स्वयं ले सकती है। उसको कुछ करना है तो उसको कुछ किसी और को वो दो चार अपने फैमिली मेंबर को पूछने की भी उसको जरूरत नहीं होती है। वो और वो अच्छी तरह से अपनी जो निर्णय है वो अच्छी तरह से लेती है। दूसरी बात देखे तो उसके ऊपर नेतृत्व के गुण बहुत अच्छे होते हैं। वो किसी और से बातचीत करने में, बाहर के कोई व्यक्ति होते उससे उसके साथ बातचीत करने में अच्छी तरह संवाद कर लेती है। उसकी वो डिबेट कर लेती है किसी के भी साथ। वो अपनी विचार व्यक्त करती है। वो किसी के भी साथ बात कर लेती है। मीन्स उसकी जो बात करने की कला है उसमें भी सुधार आता है, क्योंकि उसकी स्टडी बहुत अच्छी हुई हुई होती है। और वो उसका मीन्स कैरेक्टर ही ऐसा अच्छा बन जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत अच्छा होता है। जबकि हम देखते हैं कि जो बहुत लड़कियां हैं, उस उसके अंदर हम देखते हैं कि वो संकुचित होती है, उसके अंदर संकोच होता है। वो लज्जाशील होती है। मीन्स कुछ बोल नहीं पाती है, अपने अंदर की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती है। वो बहुत बुझी बुझी रहती है, कभी कभी रोती रहती है। अपने कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि कोई अपना एक साथीदार होता है, अपना जो पति होता है, उससे भी बात नहीं कर पाती है, उससे भी कह नहीं पाती है, अपनी मित्रों को नहीं कह पाती, अपनी जो फ्रेंड्स है उसको भी नहीं कह पाती। अंदर अंदर ही वो मुरझा जाती है और वो बहुत संकोचशील हो जाती है। वो आर्थिक स्वतंत्रता न होने के कारण वो पर निर्भर हो जाती है। मीन्स उसको उसके पास जो पैसे होते हैं वो नहीं होते हैं तो उसको मांगने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी जो जरूरत होती है वो भी अपनी पूरी कर नहीं पाती है। उसको बहुत दिक्कत होती है अपने जीवन में कि उसको दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं। कोई कोई संकोचशील लड़कियां ऐसी होती है कि वो दूसरों से पैसे भी नहीं मांग पाती है। तो वो मीन्स अपने जीवन जैसा उसको जीना है वैसे जी नहीं पाती, उसको जो करना है वो कर नहीं पाती है, उसको जो लेना है वो नहीं ले पाती है। मीन्स उसका जो जीवन होता है वो जैसा है उसको जीना है, जैसा अच्छा होता है वो उस तरह से जी नहीं पाती है। आत्मविश्वास का लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है। जबकि हम देखते हैं कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो बहुत परिवार की लड़कियां है, वो भावनात्मक रूप से बहुत बुद्धिशाली होती है। वो बहुत विचार कर लेती है, वो अपनी सोच बढ़ा पाती है, वो अपने काम कर लेती है सारे, वो अपने विचार शेयर कर लेती है, किसी को बता पाती है, किसी से डिबेट कर लेती है, बातचीत कर लेती है। तो जो उसके अंदर की भावना है वो अच्छी तरह से खिलती है और वो अपना जीवन है वो अच्छी तरह से जी पाती है। अब तक जो मैंने बात कही है बहुत और बहुत परिवार की लड़कियां जो है उसकी जो मैंने बात कही है, तो उसकी मैं आपको वास्तविक उदाहरण और उसके केस स्टडी बताती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो पुत्रवधु थी वो पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की थी और वो अपने करियर में प्रोफेसर बनी थी। और प्रोफेसर होने के अलावा भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के
प्रोग्राम्स किए, उसमें बहुत भाग लिया, महिलाओं को बहुत उत्साहित किया और अपने जीवन में कई महिलाओं के जीवन चेंज किए। तो जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, जो लड़कियां बुद्धिस्ट होती है, तो वो उसको जो करना है वो कर पाती है। एक और उदाहरण हम देखते हैं मायावती जी का। तो मायावती जी है, उन्होंने शिक्षा क्या ली थी, तो बीए बीएड थी। और उच्च वो बनना चाहती थी कि वो इन फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बने। जब वो काशीराम जी मायावती जी से मिलते हैं, तो जब वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो मायावती जी को पूछते हैं कि आपको भविष्य में क्या बनना है। तो मायावती जी अपना टारगेट बताती है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो काशीराम जी कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तेरे अंडर कई सारे आईएएस आगे पीछे घूमेंगे। तो ये एक लेवल है, बुद्धिस्ट जो लड़कियां होती है उनका एक लेवल होता है कि वो करियर ओरिएंटेड होती है। मायावती जी का राजनीतिक करियर देखे तो वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। इससे अच्छा करियर क्या हो सकता है कि आपके अंदर पूरा एक राज्य है, राज्य के सब लोग हैं, सारे अधिकारी है, सारे मंत्रीगण हैं। आप पूरा अपना एक दल बनाती हो, उसके अंदर आपके अंदर सब लोग हैं। तो कितना एक आकर्षक उनका व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है, कितना आकर्षक उनको हम देखते हैं कि वो जो ड्रेसिंग करती है, वो जो बोलती है, उनकी जो हेयर स्टाइल है, वो भी एक व्यक्तित्व बनाती है। और उन्होंने अपने जो करियर के सालों में, मुख्यमंत्री के सालों में उत्तर प्रदेश की जो शक्ल बदली है, ये सब उनके काम हम देखते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमें कोई और ही तरह का दिखाई देता है कि वो अपने जीवन में उन्होंने जो किया, वो बुद्धिस्ट लड़कियां कोई भी बन सकती है, कर सकती है, उनको हम देखते हैं। जब मैंने उनका पार्क देखा तो मैं इतनी खुश हो गई थी, जब बाबा साहेब के साथ, काशीराम जी के साथ उनकी भी स्टेच्यू देखती हूँ, तो देखती हूँ कि एक लड़की हो के मायावती जी ने ये सब करके दिखाया अपने जीवन में। हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट जो भिक्षुणियां होती है, उनके उनको तो हम अपने जीवन में देख ही रहे हैं कि जो भिक्षुणियां होती है वो इतनी अच्छी पढ़ाई करती है। हम अपने ही करुणाशील राहुल के नेतृत्व में ही देखते हैं कि जो धम्मिनिया जी है, उनको हम देखते हैं कि अपनी छोटी सी उम्र में वो भिक्षुणी बनती है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करती है, अच्छी से अच्छी करियर उनकी है। वो इतनी अच्छी तरह उन्होंने पढ़ाई की है, वो अपने भाषण में कितना प्रभावशाली उनका भाषण होता है, और वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करती है। और भारत के बाहर जो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां भी हम देखते हैं कि जो भिक्षुणियां होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो इतना प्रभावशाली होता है, उनके फेस पे इतनी चमक होती है, उनकी फेस पे मुदिता होती है, स्माइल होती है। वो देख के हमें ऐसा लगता है कि वो इतने अच्छे किस तरह से हो सकते हैं, किस तरह से उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बनता है, कैसे बनता है। तो जो बुद्धिस्ट की पढ़ाई करते हैं, जो बुद्धिज्म में आते हैं, वो अपने आप इतना प्रभावशाली धीरे धीरे होते जाता है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि बाबा साहब ने अपना जो धम्म दीक्षा ली थी, घर वापसी की थी, वो नागपुर से की थी। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो एजुकेशन लेवल है बुद्धिस्टों का, वो हम नागपुर में देखते हैं। जैसे हम नागपुर की जो अध्ययन देखते हैं, तो नागपुर में हम जो बौद्ध परिवार है, बौद्ध परिवार की जो लड़कियां है, उनका स्नातक लेवल 78% है। उनकी लड़कियां 62% नौकरी करती है, और उनको स्वतंत्रता अपने जीवन में
71% उनको लाइफ में स्वतंत्रता मिलती है। जबकि हम देखते हैं कि अबोध परिवार है, उसमें जो स्नातक का लेवल है वो 43% है, उनको नौकरियां 28% मिलती है, और वो उनको अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वतंत्रता 34% मिलती है। तो ये बहुत बड़ा गैप है जो बौद्ध और अबौद्ध परिवार है, ये मैं नागपुर की बात कर रही हूँ, उसमें बहुत अंतर हमें दिखाई देता है कि जो बौद्ध परिवार है उनकी लड़कियां बहुत हाईली एजुकेटेड होती है। हाईली एजुकेटेड होती है तो वो अपना जीवन स्तर है वो बहुत ऊपर उठा सकती है। तो अब तक जो हमने आपसे बात करी कि जो बौद्ध और अबौद्ध परिवार है उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या भेदभाव है, क्या तफावत है। तो जो अबौद्ध लड़कियां है उसके लिए मैं थोड़े सुझाव देना चाहूंगी कि वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सुझाव करूंगी कि जो अबौद्ध परिवार है वो धीरे धीरे बौद्ध बनते जाए। अगर बौद्ध बनेंगे तो ये जो मैंने आपको बातें करी है, जो बौद्ध परिवार की लड़कियां है उसमें जो मीन्स बेनिफिट्स है वो लड़कियों में अपने आप आते जाएंगे। तो पहले तो हमें क्या बनना है, बौद्ध परिवार बनना। बौद्ध परिवार बनता है तो उसमें जब हम देखते हैं कि लड़कियां हैं अबौद्ध परिवार में, उसको लड़कियों के लिए क्या करना है। तो उनको लड़कियों के लिए सबसे पहले तो उनकी शिक्षा पे ध्यान देना है, शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है कि लड़कियां हैं वो अच्छे से अच्छे पढ़े, अच्छे से अच्छे अपनी पढ़ाई करे, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम करे। क्योंकि लड़के और लड़कियां हैं तो हमें अपने लड़कों को भी सिखाना है, ना कि अकेली लड़कियों को कि वो करना घर का काम काज लड़की को ही करना है, लड़का है तो घर का काम नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। लड़का भी सब कुछ कर सकता है। तो लड़के और लड़कियों को इक्वल प्रेफरेंस दे, काम काम में भी दोनों को एक समान रूप से काम दे, सिखाए भी। लड़का भी सब कुछ सीख सकता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत के अलावा जो कंट्रीज है वहां लड़के भी सब कुछ करते हैं, वो खाना भी बनाते हैं, वो बर्तन भी धोते हैं, वो झाड़ू पोछा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं बाहर के कंट्रियों में। हमारे भारत में ही ऐसा नहीं है कि लड़का है मीन्स कुछ नहीं कर सकता, वो घर का कुछ काम नहीं कर सकता। बाहर जो मैरिज वैरेज होते हैं उसमें लड़का रसोई कर सकता है, बड़े पैमाने पे वो रसोई कर सकता है, लेकिन घर में नहीं कर सकता है। बाहर वो होटल में जाके साफ सफाई कर सकता है, लेकिन वो घर में साफ सफाई नहीं कर सकता है। तो ये भेदभाव हमें अपने अबौध परिवार में दिखता है। तो लड़का हो या लड़की, काम का जो बोझ है उसको समान रूप से उसको देना चाहिए, ताकि जो लड़की है उसको भी पढ़ाई का अवसर मिले, लड़के को भी मिले, दोनों को एक समान मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो बौद्ध परिवार है उसमें 10वीं जब लड़की पास करती है तो 10वीं के बाद जो लड़कियां होती है उसका ड्रॉप आउट लेवल बहुत कम जाता है। इसके लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में भी बहुत सारे वो नियम और वो सब बनाए हैं। फिर भी लड़कियां है वो 10वीं के बाद ड्रॉप आउट लेवल है वो बहुत डाउन जाता है। तो हमें ये करना चाहिए कि लड़की को 10वीं के बाद भी उसको पढ़ाए लिखाए, उसको आगे बढ़ाए। अगर एक बार वो शायद से उसको कोई सब्जेक्ट हार्ड पड़ता है, वो शायद से कदे मीन्स फेल होती है, तो उसको प्रोत्साहित करे और उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करे और वो उसमें पास होए, आगे वो बढ़े और अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करे। उसके लिए हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके आगे उसको उच्च शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित करे, ताकि वो अपनी शिक्षा अच्छी तरह कंप्लीट करे
और अपना जो करियर है वो बनाए। लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक बोलने के लिए उसको उसको उत्साहित करना चाहिए, उसको नेतृत्व के अवसर देने चाहिए, खेल कूद में भी उसको भागीदारी देनी चाहिए। लड़की भी खेल सकती है, बाहर खेल सकती है। अभी का ही हम एग्जाम्पल ले तो अभी जो भारतीय क्रिकेट टीम है, तो हम देखते हैं ज्यादातर, तो हम क्या देखते हैं कि जो पुरुष लोग हैं उसकी क्रिकेट में हम ज्यादातर देखते हैं कि वो विन हो रहे, वर्ल्ड कप में जीत गए, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। ज्यादातर पुरुष जो क्रिकेट टीम है उसका ही हम नाम सुनते हैं। लेकिन अभी अभी जब लड़कियां वर्ल्ड कप जीतती है तो वो पूरा भारत का नाम रोशन करती है। तो लड़कियों को भी खेलकूद में भागीदारी देनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उसको पार्ट पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी उत्साहित करना चाहिए। अगर वो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है तो उसका भी उसको अवसर देना चाहिए। उसको, अगर वो पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पा रही है, अगर पढ़ाई में थोड़ी कम है, तो उसको स्किल डेवलप डेवलप के लिए उसको कोई कोर्स या ये करने के लिए भी उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। मीन्स बिजनेस में भी उसको कुछ ना कुछ वो कर सके। अगर वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी कर ले, घर से कर ले। अगर बाहर नहीं निकल पा रही है तो घर से छोटा मोटा वो अपना काम करे। ऐसा भी हम प्राथमिकता उसको दे सकते हैं। इससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा वो, और वो अच्छा कर पाएगी। तो सामाजिक स्तर पे वो उसके लिए जागरूकता अभियान होना चाहिए। सशक्तिकरण के कार्यशालाएं होनी चाहिए। बहुत जो सिद्धांत से बुद्धिस्ट है वह उनको मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से उनके ऊपर थोड़ा प्रभाव बनेगा और वो अपने मीन्स वो भी सोच पाएगी कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। और मेंटरशिप के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति बहुत होती है। तो अगर फैमिली में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम्स है तो लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, उसके भी प्रयत्न करने चाहिए। करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। कानूनी जागरूकता भी लड़कियों को होनी चाहिए। जैसे आज 28 से 26 को बंधारण दिवस था। तो जब मैंने अपने स्कूल में बंधारण दिवस की जब बातें की, तो तब ये भी बात की कि लड़कियों के लिए क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से अधिनियम है, लड़की क्या कर सकती है, अगर उसको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए क्या क्या नियम है। ये भी उसको उससे वाकिफ रहना चाहिए कि हमारे लिए, लड़कियों के लिए क्या नियम है, अगर उसको दिक्कत होती है तो वो क्या कर सकती है। ये भी उसको जानना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बहुत लड़कियां हैं वो अपने विकास में अधिक सफल होती है। उस उसको समानता का अधिकार है। उसके बहुत लड़कियां, उसकी धार्मिक जो प्रथा है वो सरल है। मानसिक प्रशिक्षण उसको मिलता है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। शिक्षा के प्रति समर्पण है, मीन्स हाईली एजुकेटेड है। जबकि अबोध परिवार में हम देखते हैं कि उसके ऊपर सामाजिक दबाव है। परिवार की अपेक्षाएं उसके घर के काम के प्रति बहुत ज्यादा है। ये काम के वजह से वो कुछ कर नहीं पाती है। आर्थिक बाधाएं उसके जीवन में बहुत होती है। रूढ़िवादी जो मान्यता है उसके लिए वो आगे बढ़ नहीं पाती है। जो परंपरा है, रूढ़ी है, उसको क्या करना है, ये क्या ड्रेसिंग करनी है, उसको कैसे ऑर्नामेंट्स पहनने, क्या करने, इसकी वजह से वो बन जाती है। तो ये सब के लिए हम ये समाधान देखते हैं कि जो बहुत परिवार है या तो जो अबोध परिवार है उसको क्या करना चाहिए, तो बहुत सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अपनी जो लड़कियां है उसकी शिक्षा पे जोर देना चाहिए। आत्मविश्वास अपनी लड़कियों के ऊपर बहुत मीन्स विश्वास करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और उनको आर्थिक रूप से सुनिश्चित हो कि वो आर्थिक रूप से अपने पांव पे खड़ी हो, वो कुछ कमा ले तो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकती है।
तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़की का जो जन्म होता है वो मानव जाति को नई आशा देता है। उसका विकास है वो हमें सुनिश्चित करना हमारा सबका जिम्मेदारी है कि लड़की है वो अपने जीवन में आगे बढ़े, चाहे बौद्ध हो या अबौद्ध हो। जो भी लड़की हो वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ वो विकसित हो, उसको अवसर मिलना चाहिए और वो अपने जीवन में अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी पाए, वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ है वो उसको अच्छी तरह से पास कर पाए, अच्छी तरह से जी पाए और अच्छी तरह से वो अपना जीवन में जो बनना चाहती है वो करना चाहती है वो कर पाए। बस इसी अपेक्षा से मैं आज का अपना जो वक्तव्य है वो पूरा करती हूँ। सभी धम्म बंधुओं को जय भीम, नमस्कार।